welcome all of you dear students. Very good morning to all of you. So today we are going to start the revision of chapter number 13 is what? Direct and indirect proportion. Okay, so let's start now the revision of the chapter number 13. So let's begin the video lecture, students. Let's be continued. Okay, so at first we write the chapter name is direct and inverse proportion. Okay, the name is what? Direct and indirect proportion. Okay, so at first we will now be discuss the definition of the both terms and then we will solve some questions. So first we start the define of direct proportion. Okay, at first your chapter number 13, you can also start, you can also open the summary page. Okay, I rough this direct proportion. Okay, अब देखो इसकी डिफाइन में क्या लिखेंगे? टू क्वांटिटीज when two quantities, ठीक है, that x and y are said to be in direct proportion. Now if they increase or decrease ओके अब देखो इसकी डिफाइन है, इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझना. टू क्वांटिटीज दैट एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन, ठीक, डायरेक्ट proportion. Now if they increase or decrease together, now in such manner wait a moment, in such manner that the ratio of ठीक है their corresponding values remain. ओके वेट अ मोमेंट, इतनी डिफाइन है ना. ओके ठीक है, रिमेन कांस्टेंट. ओके अब इसकी डिफाइन को एक बार अच्छे से फिर से देखते हैं. ठीक, लॉन्ग हो गई है थोड़ी, आई न्यू इट. टू क्वांटिटीज. ओके अब टू क्वांटिटीज ने कौन सी ली है? एक्स एंड वाई दैट आर सेड टू बी इन direct proportion if they increase or decrease now together, like in such manner that the ratios of their corresponding value remain constant. अब आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों की वैल्यू साथ में इंक्रीज हो रही है या साथ में डिक्रीज हो रही है? अब आपको पता चलेगा दैट जो भी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी. क्या रहेगी? वो कांस्टेंट रहेगी. इट मीन्स आपको ऐसे लिखना है लाइक एक्स. ओके चलो चेंज द कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा. लाइक एक्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. इसके बाद आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी इसके जैसे ही होगा बट आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा. ठीक है, देन वी विल डिस्कस. ओके क्या पढ़ेंगे इसको? दैट एक्स इज directly proportional to y. अंडरस्टूड. अब क्या करेंगे? व्हेन वी, ठीक है, रिमूव द प्रोपोर्शन साइन
वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट, इसके जगह पे यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, लाइक अ कांस्टेंट, तो वी पुट अ कांस्टेंट के एंड y का y, वेर k इक्वल टू कांस्टेंट, वेर k इक्वल्स टू व्हाट, नाउ कांस्टेंट। तो आपको पता चला, ओके इसको रफ कर देते हैं, अच्छा सा लाते हैं कोई बॉक्स, वेट अ मोमेंट, ओके, देन आफ्टर दिस सी हियर, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट ठीक है, नाउ x y को इसके नीचे यहाँ पे ट्रांसफर किया या मल्टीप्लीकेशन में है तो इट विल बी कम इन डिवीजन इक्वल टू k, किस को ट्रांसपोज किया हमने, y को ट्रांसपोज किया, मीन्स नाउ दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट, ये टाइप से हमको इसकी फाइनल स्टेटमेंट क्या मिली, दैट द रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, रेशियो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ इफ द वैल्यूज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर वैल्यू है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है सो देयर रेशियो विल बी कांस्टेंट। अब देख लो इस टाइप से, आपको मैं ठीक और भी बता दूं कुछ, ओके लाइक ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल ये भी फॉर्मूला आप कर सकते हो, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू k, ओके, इनकी वैल्यू भी क्या है, इनकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। अब आपके माइंड में होगा सर what is constant, we can't understand it by only the formula, so wait some time, we are going to start now to solve some example। for first example, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या चेक करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल, तो हमने स्टार्ट कर दिया एग्जाम्पल, ओके लेट्स चेक, ओके वेट फॉर सम टाइम, ओके ठीक है, योर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू, ओके आपको है ये कार पार्किंग चार्ज गिवन है, 4 आवर का इसका पार्किंग चार्ज क्या है, 4 आवर का पार्किंग चार्ज है ₹60, चलो ठीक है, देन आपके 8 आवर का पार्किंग चार्ज क्या है, तो कि ₹100, लेट्स चेक इट अगेन, ठीक है, 12 आवर का पार्किंग चार्ज क्या है, ₹140, देन फॉर लास्ट द पार्किंग चार्ज ऑफ ठीक 24 आवर, अगर इतनी देर या इसके आसपास का पार्किंग चार्ज हो तो ₹180। अब हमको पूछा है कि चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, अब आपको चेक करना है कि पार्किंग चार्ज है वो पार्किंग टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, लेट्स चेक इट यूजिंग एन एग्जांपल, यूजिंग दिस मेथड। अब इसको मान लेना है आपको दैट x, इसको मान लेना है आपको y, ओके, टाइमिंग पार्किंग चार्ज, ओके लेट्स चेक इट, अब चेक करते हैं दैट 4/60, आपको पता है ये आपका x1 y1 4/60, लेट्स चेक इट इक्वल टू दैट 8/100 इक्वल टू नाउ 12/140 एंड इक्वल टू 24/180, लेट्स चेक इट, इसको 2 से कैंसिल किया या 4 से होगा, सीधा 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, सो 1/15, ओके लेट्स बी कंटिन्यू, इसको 8 से किया, 8 से होगा पूरा कैंसिल, ठीक 8 1 जा 8 नहीं होगा, इसको 4 से करेंगे, 4 4 2 जा 4 से 25 टाइम, ओके सो 25 टाइम, अरे दे आर नॉट इक्वल, मीन्स दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, यहाँ पे नॉट कर दो, अभी चलो दूसरे मार्कर से करते हैं, यहीं पे करते हैं, इसको भी 2 से करते हैं या 4 से करें, 4 से हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 बचा, 4 5 जा 20, सो 3/35 इज नॉट इक्वल, ओके 4 6 जा 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20, 6/45, ये तो आगे भी सॉल्व होता था, ठीक है, 3 2 जा 3 से 15 टाइम्स, सो 2/15, क्या हो जाएगा 2/15, so now you can see these values are not equal to each other, एक दूसरे से इक्वल ही नहीं है ये तो,
ये एक दूसरे से क्या, ये किसी से भी कोई ना कोई वैल्यू इक्वल नहीं, इट मीन्स द वैल्यू इज नॉट इन प्रपोर्शन। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर, देयरफॉर क्या पूछा है, द पार्किंग टाइम, द पार्किंग टाइम, द पार्किंग टाइम चार्ज, पहले चार्ज दिया ना तो पहले हम भी चार्ज लिख देते हैं, पार्किंग चार्जेस आर नॉट, ठीक है, नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, proportion to the parking time, the parking time, मतलब ये proportion में नहीं है। अब कैसे proportion होगा, आपको पता चल रहा है, अगर इनका रेशियो है वो इक्वल आता, so we can say that they are in now be direct proportion। now we take some example, आपको मैं बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, check now if they are in, if they are in direct proportion, ओके चलो चेक करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, 2 4 3 6 4 8, ओके लेट्स चेक इट। चलो स्टार्ट करें चेक करना, चलो स्टार्ट करते हैं। 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। चलो स्टार्ट करें चेक करना, चलो इसको चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, ओके इसको कट करते थोड़ा थोड़ा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, means they all are 1/2 equal to 1/2 equal to 1/2। now you can understand the meaning of the definition, means in, ओके अब ये वर्ड समझो, दैट इन सच मैनर दैट द रेशियोज ऑफ देयर, ओके द कॉरस्पेंडिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट, मतलब उनकी कॉरस्पेंडिंग वैल्यू है, मतलब x है तो सामने x1 x2 लेना है, नीचे y1 y2 लेना है, वो भी कांस्टेंट रहती है। इसी टाइप में उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, मतलब इसको इंक्रीज किया लेकिन ये तो है तो प्रपोर्शन में ना इसके, इस टाइप से क्या हो गया, इन द डायरेक्ट proportion। now the for the time to application, ठीक है अब इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, अब एक एग्जांपल देखते हैं। ओके फॉर दिस एग्जांपल, अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो लिख देते हैं, फॉर नंबर थर्ड एग्जांपल, आपका थर्ड एग्जांपल है, दैट एन इलेक्ट्रिक पोल, दैट एन इलेक्ट्रिक पोल, ठीक इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, ठीक कास्ट शैडो ऑफ नाउ 10 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ a tree that cast a shadow of 15 meter under the similar condition, ओके अब स्टेटमेंट में इसने गिवन दिया है दैट अंडर द सिमिलर कंडीशन, ओके क्या लिख के दिया है, ठीक अंडर द सिमिलर द कंडीशन, ओके अच्छे से बनाते इसको, सिमिलर कंडीशन मतलब इसने हमको ये बोल दिया है कि दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन,
अब कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको पता है कि दैट अंडर द सिमिलर कंडीशन, सेम कंडीशन है तो उनका शेडो है वो उनकी हाइट के प्रोपोर्शन में होगा। ओके, हाइट के प्रोपोर्शन में होगा ना। इट मीन्स, चलो, सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ व्हाट, वी हैव टू ड्रॉ अ स्मॉल टेबल। ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ स्मॉल टेबल, एक स्मॉल टेबल बनानी है। चलो एक छोटी सी एक टेबल बना देते हैं। ओके, फॉर नाउ दिस टाइप ऑफ दी वर्ड प्रॉब्लम आपको यही करना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो, सो गॉट इट। ओके, प्लेस इट राइट। गुड, चलो नाउ सम मोर लाइन्स, यहाँ पे आ जाएगी। ओके, इज यहाँ पे आ जाएगी। अंडरस्टूड? चलो, सो नाउ फॉर द स्टेटमेंट टाइम। तो अब हम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इट मीन्स द पोल एंड द ट्री इन मीटर, देन लेंथ of the shadow, now in also meter. Understood? So for first, when the height of the pole is 14 meter, then the length of shadow is what? Now 10 meter long. Now in the condition, the height of a tree, so that cast a shadow, आपको फाइंड करना है वो ट्री की हाइट, मतलब आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है एंड उसकी शैडो कितने कास्ट करती है वो गिवन है 15 मीटर। सो इट मीन्स, ठीक है, नाउ इट बिकम वेरी सिंपल फॉर द आंसर। अब इसके आंसर में सीधा आपको क्या स्टार्ट करना है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ x2। आपकी x2 की वैल्यू क्या है, ठीक है, वही अननोन है ना x2 की वैल्यू। मीन्स वी प्लेस द वैल्यू 14 अपॉन 10 इक्वल टू दैट x2 अपॉन 15। क्या रख दिया, अब 15 का ट्रांसपोज किया, 14 अपॉन 10 इज मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू x2। चलो क्या मिलती, इसको x स्क्वायर मत लेना ना। ओके, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है x2। नाउ इसको 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ओके, नाउ 2 7 जा 14। सो क्या मिल गई वैल्यू, x2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द वैल्यू ऑफ दैट x2 इक्वल टू 21। क्या मिला हमको, 21 मिला। इट मीन्स, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, देयरफॉर, अब आंसर में लिख देंगे, नाउ देयरफॉर height of the height of the height of the tree is what, 21 meter. Like this we will solve this type of examples। तो हम यही टाइप से क्या लिखेंगे, इनके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे वो सॉल्व करेंगे। सो ठीक, अंडरस्टूड एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट? ओके, अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है, व्हेन द वैल्यू ऑफ x, जो अगर ये डायरेक्ट प्रपोजन में है, कौन से प्रपोजन में है, अगर ये डायरेक्ट प्रपोजन में है, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज then the value of y also increase, when the value of x decrease, so then the value of y also decrease, direct proportion ओके। ये दो टाइप की कंडीशन होती है, when x increase y also increase, when x decrease y also decrease। अब आती है बात आपके इनवर्स प्रपोर्शन की, कैसा होता है इनवर्स प्रपोर्शन। सो फर्स्ट वी विल नाउ बी डिस्क्राइब, वी विल सॉल्व
ठीक, वी विल राइट नाउ द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके. नाउ इनवर्स प्रपोर्शन. ओके, क्या बोलेंगे इसको इनवर्स प्रपोर्शन बोलेंगे. दैट इनवर्स proportion. Okay, so the define will be what? Two quantities. Okay, इसकी define भी यही टाइप से स्टार्ट होगी. when two quantities, ठीक है, that x and y are said to be in like inverse proportion. ओके, ठीक है. नाउ इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है, दैट इफ लाइक वन वैल्यू या, ठीक है, देन एन इंक्रीज. नाउ इन एक्स, दैट केस अगर आपके क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स है वो इंक्रीज हो रही है, देन अ proportional decrease like in y. तो क्या होगा, y की वैल्यू में आपका डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इसका उल्टा. ठीक, इसका उल्टा कैसे कि जो अगर आपकी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ x विल बी डिक्रीज लाइक इन सच मैनर. अब ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगी. दैट द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ओके, corresponding value remain constant. ओके, अब देखो, ओके, ठीक, रिमेन कांस्टेंट. अब इसमें आपको क्या रह रहा है, आपका रिमेन कांस्टेंट क्या रह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू विल बी रिमेन कांस्टेंट. मतलब इसमें क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ. इट मीन्स अब ये आपकी बुक में भी इस टाइप से नहीं है, सो लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली. व्हेन अब आप ये टाइप से लिखोगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. क्या रीड करेंगे, दैट x इज नाउ, ठीक, बी इनवर्सली, एक मिनट, proportional टू y. इसको बोलेंगे, ठीक, किसको बोलेंगे, x इज नाउ बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. नाउ यू ऑल नो डैट कि जब ये साइन यहाँ से निकालेंगे तो हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा. ऊपर क्या रख दिया, k अपॉन y. क्या रखा हमने, दैट k अपॉन y. देन द फॉर्मूला विल बी व्हाट, दैट x, y को ट्रांसपोज किया, ठीक, x मल्टीप्लाई y इक्वल टू k एंड द प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट. इससे ये प्रूफ होता है कि इनका प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन द एनी कंडीशन. ओके, वेट फॉर सम टाइम. अब क्या करते हैं, फर्स्ट वी चेंज, अप्लाई अ ब्रैकेट. ओके, हो गया आपका x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. वन मोर ब्रैकेट, छोटा सा ब्रैकेट यहाँ भी बना देते हैं. ओके, अच्छे से याद रखना. नाउ इन दिस कंडीशन द फॉर्मूला विल बी, अब ये कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन आपकी ये वैल्यू इक्वल होगी दैट x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2. रिमेंबर इसके पहले वाला प्रोपोर्शनल पढ़ा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, उसमें कैसे करते थे, दैट x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2. बट यहाँ पे क्या होगा, दैट x1 अपॉन x2 एंड y1 अपॉन, या फिर आप क्या कर सकते, और
अब आपको यही अच्छा लगेगा मैं जो आपको अभी सेकंड बता रहा हूँ, दैट x1 इज मल्टीप्लाई बाय y2 करोगे, एक सेकेंड स्मॉल मिस्टेक, y2 अपॉन y1, ओके, ये टाइप से करना है। तो क्या हो जाएगा, दैट x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। आपको इसका सेकंड वाला है वो, ठीक है, विदाउट कंफ्यूजन है, सो यू शुड फॉलो द सेकंड फॉर्मूला इन द केस ऑफ दैट इनवर्स प्रपोर्शन। आपको इनवर्स प्रपोर्शन में सेकंड फॉर्मूला ही कंसीडर करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें और एकदम इजीली आपसे मेमोराइज हो जाएगा। अब ये कैसे पता लगाना, अब ये मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, सर ये कैसे पता लगाए कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। सो ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ठीक है गिव यू लाइक एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन ठीक है डिस्टिंग्विश दैट वो डायरेक्ट प्रपोर्शनल है या इनवर्स प्रपोर्शनल है। ओके, वेट फॉर सम टाइम। ओके, फिर जैसे आपको एक क्वेश्चन है आपका, ये 13.2 से है, ठीक है। अब इसमें पूछा है, ठीक है, दैट अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 स्टूडेंट। ओके, स्वीट का बॉक्स है, ओके, स्वीट बॉक्स है, इसको कितने में हम कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट, इसको 24 स्टूडेंट्स इतनों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बताया है दे विल गेट 5 ईच, 5 स्वीट मिल रही है सबको, सारे स्टूडेंट है ना, खुश हो गए ज़्यादा, ठीक, क्या हो गए, ज़्यादा खुश हो गए, सो बिकॉज उनको 5 स्वीट मिल रही है। नाउ देन, तो अब ये बताया कि देन इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब यहाँ से भाई के 4 कम हो गए, है ना, उनके कुछ प्रॉब्लम हुई, वो स्कूल का उनको स्वीट मिलने से पहले घर पे चले गए, तो कितने स्टूडेंट हो गए, 20। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि जहाँ पे इनको 5 मिल रही थी चॉकलेट, वो अब क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, है ना। अब स्टूडेंट कम हुए तो उनके हिस्से में जितनी चॉकलेट आ रही थी विल बी इंक्रीज। तो इससे पता चलता है कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ओके, ये कैसा हो जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं इनवर्स का, ठीक है। फिर बोला है दैट अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। ओके, अब ये फार्मर है, इसके पास में कितने एनिमल्स को फीड करने का है कि 20 एनिमल है, वो ये फीड कर सकता है। ओके, फॉर 6 डेज, फॉर व्हाट, 6 डेज। फिर बताओ, देन अब पूछा है कि जो 10 और एनिमल आ जाए, अब भाई 30 एनिमल हो गए, तो भाई कितने दिन करेगा। तो आपका माइंड चलना चाहिए कि अभी जो इनके पास में खाना है फॉर ओनली एंड ओनली दैट फॉर 20 एनिमल, नाउ एट लास्ट फॉर 6 डेज, और अगर और 10 बन गए सो डे विल बी डिक्रीज। नाउ क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ द एनिमल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीज। तो आपको पता ही, इतना माइंड तो आपका भी चलता है ना, ठीक है, मैथ्स आती हो कि नहीं आती हो, इतना माइंड सबका चलता है कि खाना आपके पास जितना है, आपके मेंबर अगर 4 है, तो खाना आपको ज़्यादा मिलेगा, मेंबर ज़्यादा हो गए तो फिर खाना कम मिलेगा, तो मतलब एक की वैल्यू बढ़ रही है और एक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो लाइक दिस वी कैन नाउ वी डिसाइड दैट द क्वेश्चन इज टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल। जो इनवर्स का है तो आपको लिख के देगा, ठीक है, सिमिलर कंडीशन, आपको पता ही है कि सिमिलर कंडीशन या कुछ ऐसा बनाए, है ना, कि जैसे उसके भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, आपको जो अटपटा लगे ना, अटपटा, ठीक, चैलेंजिंग टाइप में लगे। अब जैसे बोला है, ठीक, देर आर 100 स्टूडेंट इन अ ठीक बॉयज हॉस्टल। ओके, आपको बोला है 100 स्टूडेंट इन अ बॉयज हॉस्टल, ठीक है, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, ओके, 100 स्टूडेंट्स है और इनका अभी जो फूड पड़ा है वो 20 डेज का पड़ा है। ओके, नाउ, ठीक है, नाउ ठीक अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट ज्वाइन। अब कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया कि 25, तो टोटल कितने हो गए 125। तो खाना कितने दिन चलेगा भाई, इससे कम चलेगा ना, तो द डे ठीक नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीज हियर, सो इट इज कॉल्ड दैट इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे इसको, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। ओके,
चलो अच्छे से सॉल्व करना, एकदम हो जाएगा। बस आपको क्या फॉर्मूला आपको लगे इनवर्स है तो ये फॉर्मूला लगाना, बाकी इसको लेट करना, टेबल बनाना सेम टू सेम, कि टेबल वगैरह भी सेम टू सेम बनानी है, कोई चेंजिंग नहीं करना टेबल में, बस यू हैव टू चेंज ओनली एंड ओनली द फॉर्मूला इन द केस ऑफ द इनवर्स प्रपोर्शन यू शुड अप्लाई नाउ दिस फॉर्मूला। इसको ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, इसको मत करना अप्लाई, यू विल बी कन्फ्यूज देयर, you have to apply only and only this formula in the case of inverse proportion। आपको पता चला है ना इनवर्स प्रपोर्शन। ओके ओके, अब जैसे आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन का एक एग्जांपल बताऊं, अ मशीन नाउ इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। अब फैक्ट्री है वो भी सॉफ्ट ड्रिंक की है ना, तो अब क्या बोला है कि वो कितनी फिल्स कर सकती है बोतल, लाइक ठीक है लाइक 840 बोतल। अब आपको देखो मशीन है वो क्या कर सकती है 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। ओके, अब ये तो मशीन है, इसमें ऐसा नहीं कि आदमी ने काम किया वो थक गया। अब बताओ, अब इसने क्या पूछा है, दैट फाइंड द नंबर ऑफ द बोटल्स दैट कैन बी फिल इन 5 आवर्स। अब बताओ कि 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होगी इसके अकॉर्डिंग। अब ये कम हुआ तो ये भी कम होगा, इसने काम कम किया तो ये भी कम मिलेगा, तो इस टाइप का है ये, कैसा हो जाएगा डायरेक्ट प्रपोज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, ये डायरेक्ट प्रपोजन हो जाएगा और वो इनवर्स प्रपोजन हो जाएगा। ओके, ये इनवर्स प्रपोर्शन हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, अब ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल था, वेरी इजी चैप्टर, यू कैन सॉल्व इट वेरी सिंपली। बस आपको अपना थोड़ा लॉजिक माइंड यूज करना है। आपको समझ में नहीं आया इसको एक बार और देखो, ओके ठीक, वॉच द वीडियो वंस मोर एंड देन स्टार्ट टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 13.1 and 13.2। so for your homework first is exercise number 13.1 and 13.2 with all examples। okay, you should solve the examples। okay, आप एग्जाम्पल से वो सारे सॉल्व कर देना। then after this given assignment you have to solve what the given assignment, you will be given that assignment, so you have to solve this assignment in your notebook। understood everybody? so bye dear students, bye everybody।